नमस्कार दोस्तों आज रहेगी हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास नंबर 10, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे हिंदी के विराम चिन्ह। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है विराम चिन्हों से संबंधित, वहां पर आप गलत कराते हैं। तो एक बार इस टॉपिक को आप ध्यान से देख लें, आपको कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा विराम चिन्ह से संबंधित तो आप कभी गलत नहीं करोगे। दोस्तों जो भी विराम चिन्ह है वो इस वीडियो में हम एक एक करके उनके उदाहरणों के साथ हम समझेंगे। दोस्तों तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए मित्र पहली बार वीडियो पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, सभी मित्र कर दें, जिससे सभी आपके जो साथी है वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विराम चिन्ह है ये होता क्या है। दोस्तों आपने बहुत जगह पढ़ा है विराम चिन्ह, लेकिन विराम चिन्ह होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। विराम से ही पता चल रहा है विराम मतलब रुकना या ठहरना। लेकिन कहां है, आप चलते चलते रुकोगे या बोलते बोलते रुकोगे या पढ़ते पढ़ते रुकोगे या लिखते लिखते रुकोगे, यह चीज आपको समझनी है। दोस्तों अगर हम वाक्य को लिख रहे हैं, वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। दोस्तों जैसे हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो बोलते समय हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। यह नहीं है कि आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट रुकते हैं, उतना नहीं रुकते हैं, कुछ सेकंड के लिए आप रुक जाते हैं और वहां पर रुकते हैं। लेकिन बोल रहे हैं, अगर उसको हम लिखते हैं तो लिखते समय वहां पर हम कोई चिन्ह लगाते हैं, उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। दोस्तों विराम चिन्ह होता क्या है, शायद ऐसा रखता हूं आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन परिभाषा से काम नहीं चलेगा। दोस्तों विराम चिन्ह परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। उदाहरण के अंदर कोई विराम चिन्ह लगाया हुआ होगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह कौन सा विराम चिन्ह है, या वाक्य के अंदर जगह दी जाएगी और पूछा जाएगा यहां पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा। दोस्तों देखेंगे एक एक के बारे में। दोस्तों पहले उदाहरण से समझ लेते हैं। 2 उदाहरण आपके सामने लेकर आया हूं। ताजमहल किसने बनवाया, यहां पे देखिए यह चिन्ह लगा हुआ है। श्याम आया है, यहां पर यह चिन्ह लगा हुआ है। ये चिन्ह कौन से हैं, इनके बारे में जैसे एक एक के बारे में हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके समझ में आते जाएंगे। दोस्तों चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे अर्धविराम। क्या होता है अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहां पे आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है शायद। अर्धविराम का जो चिन्ह होता है इस प्रकार का होता है। दोस्तों इस प्रकार का अर्धविराम का चिन्ह होता है। अर्धविराम का अर्थ होता है आधा विराम। अगर आप कोई वाक्य बोल रहे हैं, वहां पर आप पूरा न रुककर आधा रुके, पूरा न रुककर आधा रुके, तो वहां पर अर्धविराम का चिन्ह लगता है। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है और अर्धविराम का चिन्ह यह होता है। दोस्तों अर्धविराम का मतलब समझ में आया। जहां पर पूर्ण विराम, नेक्स्ट हमारा पूर्ण विराम है, उसको बाद में आपको यह अर्धविराम समझ में आ जाएगा। जहां पर पूरा न रुककर हम थोड़ा सा रुके, यानी पूर्ण से आधा रुके, तो वहां पर अर्धविराम का चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। और दोस्तों आप सभी को जो ये चिन्ह है ना, इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है आपके सामने है, देख सकते हो आप कैसा है। दोस्तों अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार का है। चलते हैं नेक्स्ट विराम चिन्ह की ओर। दूसरा हमारा विराम चिन्ह है दोस्तों पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार का होता है, एक खड़ी लाइन के रूप में होता है। दोस्तों आपके सामने यहां पे दिखाई दे रहा है आप सभी को। जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जहां पर हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है या हमारी बात खत्म हो जाती है या एक बात जो हम कर रहे हैं वो पूरी हो जाए, तो वहां पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहां पे देख सकते हैं, सीता स्कूल से आ रही है के पास आप यहां पे देखिए ये पूर्ण विराम लगा हुआ है। हमारी जो बात थी, हमारा जो वाक्य था वो समाप्त हो चुका है। हमें इतना ही बताना था कि सीता स्कूल से आ रही है, हमारी बात खत्म, तो वहां पे लग जाता है हमारा कौन सा पूर्ण विराम।
पूर्ण विराम कहां लगता है? जहां पर हमारी बात, जहां हमारा वाक्य, जहां हमारा पूरा वाक्य है वो खत्म हो जाए, वहां पर पूर्ण विराम लगाया जाता है दोस्तों। यह होता है पूर्ण विराम। आगे चलते तीसरे विराम चिन्ह की ओर। तीसरा है उपविराम। उपविराम का चिन्ह क्या होता है? दो बिंदु होते हैं, लेकिन ये होते ऊपर नीचे हैं दोस्तों, ये याद रखना है। उपविराम, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। कोई भी कथन है जिसको अगर अलग दिखाना है, वाक्य की है लेकिन जो उसके अंदर जो एक कथन है उसको अलग दिखाना रहता है, तो वहां पर हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से समझे दोस्तों, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। बहुत जगह आपने ये चीज पढ़ी है दोस्तों, विज्ञान, वरदान या अभिशाप बहुत जगह पढ़ी है, लेकिन बीच के अंदर जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब आपने आज तक नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे विज्ञान को अलग बताया जा रहा है, वरदान या अभिशाप। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। समझ में आया दोस्तों? उपविराम कहां प्रयुक्त होता है? जहां पर किसी कथन को हम अलग दिखाना चाहते हैं वहां पर उपविराम चिन्ह प्रयुक्त होता है दोस्तों। उपविराम का जो यह चिन्ह है आपको यह याद रखना है, ऊपर नीचे दो डॉट होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम तीसरे विराम चिन्ह की ओर। तीसरा विराम चिन्ह है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, और यह तो सभी साथियों को पता है प्रश्नवाचक का चिन्ह कैसा होता है। इस प्रकार का होता है दोस्तों प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। प्रश्नवाचक का उपयोग सवाल पूछने के बाद किया जाता है। जैसे हमने शुरू में उदाहरण में देखा था कि ताजमहल कहां स्थित है, तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ था ना दोस्तों। तो यह क्या होता है? आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। सवाल पूछा जाए, सवाल अगर पूछा जाए तो वहां पर तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तो कहां मतलब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि तुम कहां जा रहे हो, वहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे यहां पे तुम्हारा नाम क्या है, यहां पे क्या प्रश्नवाचक शब्द आ गया है, तो इसके साथ क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह से सभी परिचित हो आप सभी साथी, मेरे को पता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम अल्प विराम की ओर। पांचवा हमारा जो विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम। अल्प विराम जिसे हम कोमा बोलते हैं, अल्प विराम दोस्तों। चिन्ह याद रखना है आपको। अल्प विराम इसका मतलब क्या है? जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए अगर हम रुकते हैं तो वहां पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उदाहरण टेबल, कुर्सी, पंखा यहां पे लगा हुआ ना दोस्तों, देखिए अल्प विराम चिन्ह। वाक्य देखिए दोस्तों, अगर हम राम, यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों, राम, श्याम और मोहन जा रहे हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, राम, श्याम और मोहन जा रहे हैं। यहां पे तो हमने पूर्ण विराम लगाया क्योंकि हमारी बात थी वो मैंने खत्म कर दी है। लेकिन यहां पे देखिए दोस्तों, राम के बाद में मैंने छोटा सा लगाया, राम, श्याम और मोहन जा रहे हैं। तो राम के बाद मैंने थोड़ा सा रुकावट पैदा की क्योंकि यहां पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? अल्प विराम लगा हुआ है। यह इस प्रकार अल्प विराम है वो प्रयुक्त होता है। चिन्ह आपको याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं हम दोस्तों छठे विराम चिन्ह की ओर। छठा विराम चिन्ह है हमारा विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह दोस्तों। विस्मयादि बोधक चिन्ह, चिन्ह कैसा होता है दोस्तों? खड़ी लाइन होती है, उसके नीचे एक बिंदु लगा हुआ होता है। इस प्रकार का विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है दोस्तों। कहां प्रयुक्त होता है यह याद रखना है दोस्तों। जहां पर विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग किया जाता है। वह तुम धन्य हो, ओहो वो आ रहे हैं, वह के आगे वह तुम धन्य हो। तो यहां पे देखिए दोस्तों, आपको याद क्या रखना है? जहां पर विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध ऐसे कोई शब्द प्रयुक्त किए जाते हो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयुक्त होगा दोस्तों। शायद आपको विस्मयादि बोधक तो आपने बहुत जगह पढ़ा भी है, तो अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा।
आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दोस्तों, उद्धरण चिन्ह दोस्तों यहां पे थोड़ा चिन्ह गलत बना हुआ है। इसका चिन्ह किस प्रकार का होता है मैं बता दूं आपको, इस प्रकार का होता है दोस्तों। आ गया समझ में दोस्तों, इस प्रकार का उद्धरण चिन्ह होता है। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोई भी कथन है जिसको जैसे के तैसा अगर हम लिखते हैं तो वहां पर उद्धरण चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, हर जगह इसको प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। जैसे पराधीन सपने हु सुख नहीं, यह जैसे का तैसा लिखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं किया जाता है दोस्तों। जो कथन है ये जैसा का तैसा ही हमेशा प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए यहां पे देखिए आपको मिलेगा, ये होता है दोस्तों उद्धरण चिन्ह दोस्तों। आ गया होगा शायद समझ में उद्धरण चिन्ह क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट चिन्ह की ओर। नेक्स्ट हमारा जो चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह दोस्तों, योजक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। यहां पे देखिए आपको योजक चिन्ह का चिन्ह दिखाई दे रहा है। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, जैसे सुख दुख, माता पिता, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। जहां पर समस्त पद यानी 2 पद, 3 पद, 4 पद जो एक पूरे पद को बनाते हैं। यहां पे सुख दुख एक समस्त पद है ये दोस्तों, लेकिन सुख और दुख है तो अलग अलग ना, तो इन दोनों के बीच में हमेशा आपके योजक चिन्ह प्रयुक्त होगा दोस्तों। समस्त पदों, समस्त पद 2 से भी मिल सकते हैं, 3 पद भी बनाकर समस्त पद बना सकते हैं। तो जहां पर समस्त पद हो और उसमें जो पद है उनको विभक्त करने के लिए हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और योजक चिन्ह का जो योजक चिन्ह है वो ऐसा होता है दोस्तों, आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम 9वें विराम चिन्ह की ओर। 9वां है दोस्तों हमारा विवरण चिन्ह। अब कोई भी चीज है, जैसे मैंने टॉपिक लिया विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के बाद में मैं क्या लगाता हूं, अगर लिखता हूं तो इस प्रकार से चिन्ह लगाता हूं दोस्तों, लगाता हूं ना। ये क्या होता है, विवरण, यानी कि मैंने यहां पे जो कुछ लिखा है उसका आगे मैं क्या करूंगा, विवरण, उसका बहुत सारी डिटेल, उसकी व्याख्या लिखूंगा दोस्तों। विवरण का मतलब व्याख्या करना। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांशों, वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है दोस्तों। भारत में कई बड़ी नदियां हैं, जैसे मतलब नदियों के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी नदियां बड़ी है भारत में। तो यहां पे देखिए दोस्तों ये विवरण चिन्ह लगा हुआ है, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु आदि। भारत में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं। फिर जैसे के साथ यहां पे देखिए दोस्तों, जैसे के साथ यहां पे आपको विवरण चिन्ह मिलेगा, क्योंकि नदियों के नाम यहां पे मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो बड़ी नदियां हैं दोस्तों। यह होता है आपका विवरण चिन्ह दोस्तों। आगे चलते हैं हम दोस्तों, 10वां हमारा चिन्ह है वो है कोष्टक दोस्तों। कोष्टक, और कोष्टक तो आप सभी को पता है इस प्रकार का होता है। इसका प्रयोग पद शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु क्रमबोध, नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नाटक शिक्षण आपने पढ़ा होगा, एकांकी आपने पढ़ा होगा, वहां पर इसका ज्यादा प्रयोग होता है दोस्तों। अब प्रयोग कैसे होता है, एक नीचे उदाहरण दिया गया जिससे मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। उदाहरण देखिए, निरंतर। अब दोस्तों निरंतर और लगातार है तो पर्यायवाची, लेकिन निरंतर को यहां पे क्या है, कोष्टक के द्वारा समझाया गया कि लगातार व्यायाम करते रहने से देह पर्यायवाची तो शरीर का ही है, लेकिन कोष्टक लगा के देह का अर्थ हमें समझाया गया है कि शरीर स्वस्थ रहता है। यह होता है हमारा कौन सा, कोष्टक चिन्ह दोस्तों, 10वां चिन्ह। आगे चलते हैं दोस्तों हम 11वें चिन्ह की ओर, और यह हमारा अंतिम चिन्ह रहेगा दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर हमने 11 चिन्ह पढ़े हैं। 11वां चिन्ह कौन सा है, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह दोस्तों ध्यान रखना, यहां पे जो ये कोमा है, ये आपकी जो ये लाइन होती है उसमें बीच में नहीं, नीचे की ओर प्रयुक्त होती है। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। इस प्रकार लगाया जाता है दोस्तों, जिस प्रकार हमने देखा होगा डॉक्टर यहां पे लगाया जाता है, प्रोफेसर यहां पे लगाया जाता है। यहां पे डॉक्टर को देखिए, यहां पे
प्रोफेसर को यहां पे देखिए आगे लगा हुआ है दोस्तों। तो ये क्या होता है, हमारा लागू चिन्ह होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने कुल मिलाकर 11 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा। एक बार सभी साथियों से मैं कमेंट करवाना चाहता हूं कि कमेंट करके आप बताओ कि ये 11 विराम चिन्ह आपको समझ में आए या ना आए। और भी विराम चिन्ह है, एक वीडियो और लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कभी लंबा वीडियो का नहीं रहता, छोटे वीडियो आपके साथ मेरे लेकर आता हूं दोस्तों। तो कमेंट करके बता दो सभी साथी ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जिन साथियों को बहुत अच्छा लगा है वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर देना, जिससे वो हमारे साथ जुड़ सके दोस्तों।